हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। हुकूमत साजी पर ही सब बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी हम आपको छोटी छोटी जो खबरें आ रही हैं पहले वो बता देते हैं। बड़ी खबर तो जो CM KP के लिए आतिफ खान का नाम फाइनलाइज हो गया है। जो सरप्राइज़ है वो है CM पंजाब के लिए, जो तरीके मियाँ असलम इकबाल इन साहब का नाम है और ये वज़ीर टूरिज़म भी रहे हैं जब ये काफ के साथ थे पहले। अच्छा। ये लड़े थे 2002 में और तब ये एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हुए, फिर बाद में काफ में शामिल हो गए, वजारत भी मिल गई। फिर उसके बाद जो इलेक्शन हुआ था 2008 वाला, उसमें इन्हें 35 वोट मिले थे और उसके बाद फिर इन्होंने PTI ज्वाइन की, तो PTI के टिकट पर आए और अभी जो है PP 151 से ये जीते हैं और मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। तो उनके बारे में कह रहे हैं, पहले आ रहा था यास्मीन राशिद या अलीम खान या फवाद चौधरी का नाम आ रहे थे, तो ये तो दूसरे प्रोफेसर हसन अस्करी तलाश कर लिए। हाँ, तो लेकिन इत्तफाक अभी इस पे हुआ है। नहीं, चीफ मिनिस्टर ये PTI से इनका था। जी जाहिर है, और ये नाम PTI वालों ने तजवीज़ किया जी। इतना मशहूर नाम मशहूर नाम। अब आतिफ खान भी तो जाहिर है, देखिए वोट भी 35, पंचर भी 35। आतिफ खान डेफिनेटली इनसे ज़्यादा मशहूर है। नहीं तो जाहिर है मेरे ख्याल बाकी सारी KP में मेरे ख्याल में उनकी हुकूमत थी, पंजाब में तो नहीं थी ना सर। चीफ मिनिस्टर पंजाब, फिर नाम बताओ यार, मैं भूल गया। मियाँ असलम इकबाल। मैं अभी ब्रेक में गूगल करता हूँ, मैंने कभी नहीं सुना। मैंने भी जब नाम बताया तो मैंने भी फौरन गूगल किया गया। जी असलम भाई, कौन नहीं जानता उन्हें यार, जल्दी से पता कर कौन है ये। आज PTI की मजलिस आमला की अक्सरियत ने भी पहली बार सुना। हाँ, लेकिन खान साहब ने क्योंकि सबने गूगल मारा होगा, सबने गूगल मारा होगा कौन है। अच्छा, पंजाब में क्योंकि इक्वेशन बड़ी मजे की बनी हुई है, कल फवाद चौधरी साहब ने भी कहा और आज भी वो बार बार कह रहे हैं कि के बारे में और कुछ हाँ मियां असलम के बारे सर मैं ब्रेक में गूगल करूंगा। और मतलब क्या बताऊं आपको, बताया कि इंडिपेंडेंट थे, फिर काफ में चले गए, काफ से लेकर के सिर्फ इस बुनियाद पे तो कोई चीफ मिनिस्टर, आप मुझे 2 मिनट दे दें, सिर्फ इस बुनियाद पे तो कोई चीफ मिनिस्टर नहीं। तो बुनियाद तो जाहिर है PTI वहाँ से अब उन्होंने मेजोरिटी ली है ना सर। हाँ, PTI ने मेजॉरिटी ली है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मियां असलम साहब कैसे वजीर आला बन रहा है अगर PTI ने मेजॉरिटी ली है। तो मियां असलम ये इस्लामाबाद वाले नहीं हैं, आप जमात इस्लामी वालों के साथ गोलमाल करके तो वो ऐसा नहीं है। नाम बताए दोबारा। मियां असलम इकबाल। क्या ये PTI के फोन कर लेना इनको यार, मैं सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि क्या ये नाम PTI के हलकों की तरफ से गूगल जानता है इन्हें। मतलब ये जो आज मीटिंग हुई है उसमें फाइनलाइज हुआ है खान साहब ने। आप कह रहे हैं फाइनलाइज हुआ है, मैंने कहा क्या ये नाम PTI के हलकों की तरफ से है? जी फिलहाल तो अच्छा, हम कह सकते हैं कि ये कसौटी में होता है, कह सकते हैं। सो एनीवेज, बहरहाल जहाँ तक अभी तक सिचुएशन बनी हुई है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से MBA किया है 1996 में। बिल्कुल, आपकी भी विकिपीडिया जिंदाबाद, पैदा हुए ये ऐसा ही है। बिल्कुल जैसे सही कहा है कि पहली बार जब ये 2002 में आए थे, आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहा था आपने? अभी 35 वोट इंडिपेंडेंट यार नहीं, यहाँ पे तो कुछ और लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। बाद में चेंज किया हुआ। MPA बने थे, ही रिसीव्ड 23,659 वोट्स। यार क्या हो गया? 2008 के बाद जाओ ना नीचे, गूगल पूरा पढ़ लिया करो। अच्छा, हम बात करते हैं। ओके सॉरी, यू आर राइट, बिल्कुल सही है। मतलब यार ऐसे ठीक है, आपने पूरी विकिपीडिया एंट्री पढ़ी है, मैं मानता हूँ आपको, सही है। ये फाइनली फैसला हो गया है कि मियां असलम इकबाल जी या लाइन में फैसला हो गया। अच्छा, तो वो मुझे कोई कुछ अनाउंसमेंट वो अपनी जगह, वो परवेज खटक को कैसे मनाएंगे यार? वो तो मतलब परवेज खटक तो नहीं बन रहे ना। नहीं, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो तो मरकज में आ गए ना, मरकज में आ रहे हैं, मरकज में आ गए। आतिफ खान जो हैं, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेकिन वो मरकज में आना तो नहीं चाह रहे थे या नहीं आना चाह रहे थे, अब वो आ गए। अब क्या करें, उनके लिए वो कहा है कि वो PTI के चौधरी निसार होंगे। यार ये फेंकने वाली बात नहीं है, और एक और आया था, फेंकने वाली बात नहीं है वो सर। दो वजारतों के लिए हम यही बातें करते हैं। एक और उनके लिए वजारत भी, 2 वजारतें सजेस्ट उन्हें की गई हैं। एक वजारत दाखिला, दूसरी वजारत दिफा। किन के लिए? आप खटक साहब के लिए। आई थिंक दिफा सही है। दिफा सही है, दिफा वाला मिनिस्टर सबसे फारिग होता है, जाहिर है उसको नहीं तो वो अपने हल्के पर कंसंट्रेट कर सकेंगे ना इस तरह। ये भी तो है ना। देखो बेसिकली यार देखें, परवेज खटक साहब मतलब मंजे हुए सियासतदान है, और हर मंजे हुए सियासतदान की तरह मेन उनका फोकस होता है कि यार ये जो मेरा हल्का है ये मेरे पास रहे।
तो वजीर दिफा बेस्ट है नौकरी इनके लिए, कोई ज्यादा काम वाम करना नहीं पड़ता। 2-4 देखो साल में 2 चक्कर सोनमियानी के लगाने पड़ते हैं अगर कोई तजर्बा नहीं, और उसमें तो ये होगा ना जी, किसी वजीर दिफा साहब ने कहा जी मैं नौशेरा हुआ हूँ, तो उनसे कहा जाएगा भाई साहब नौशेरा से कभी कभी आ जाएगा। हाँ, यही जब बताएंगे तो हम आपको सहमत करने की जरूरत है। जो रिलैक्स्ड वजीर होता है वजारतों में वो वजीर दिफा होता है, तो उसे कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, अब हमने कोई 5 मुख्तलिफ तरीकों से एक ही बात कर ली है, तो मैं खराब आगे वो तुमने विकिपीडिया निकाल करके जो है ना मैं कंफर्म करता हूं चीज़ों को आपको। जी पंजाब में 139 इसलिए बार-बार कर रहे कि कल कोई मुझे जलील कर सके ना। बिल्कुल मुझे पता है वो ही है ना, ताकि एक क्लिप तो बचेगा ना जिसमें तुम कहोगे कि हाँ मतलब सर ऐसे तो ना करें। 149 सीटें जैसे उन्होंने कहा था वो हो गई है। अच्छा इनकी सीटें हैं 140 नून की, और अब पीपल्स पार्टी से बात करेंगे यार 6 है तो तुम भी दे दो, तो 149 और 146 अगर हो जाएंगी। क्यों कोशिश कर रहे हैं नून वाले, पता नहीं, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये मुझे अच्छा उसकी एक वजह है क्योंकि अभी हमजा शहबाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राना सनाउल्लाह के साथ, और उन्होंने अब शिकवा देखें क्या हो रहा है। अच्छा राना सनाउल्लाह 2013 में नवाज शरीफ से कहा गया था कि वो KPK में अपनी हुकूमत बना लें, हाँ, मगर उन्होंने जो है इमरान को KP में हुकूमत बनाने का मौका दिया। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो जाहिर है 129 सीटें नून लीग ने ली हैं पंजाब असेंबली में, 123 PTI की हैं। अब वो आज़ाद तो आपको पता है सीधे वो दौड़ते हैं हुकूमत की जानिब, तो वो नहीं, लेकिन ये जो राना सनाउल्लाह ने दलील दी है हमजा शहबाज ने, ये कमज़ोर दलील है। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में PTI लार्जेस्ट पार्टी थी, तो आपने क्या एहसान किया कि जी आप पहले उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि सर मुझे को मौका दें तो मैं वो ठीक है, वो बड़ा बहुत उस वक्त शोर मचा रहा। हाँ, मतलब कि हमने आपको सैबोटाज करने की कोशिश नहीं की, बट आई एग्री विद यू कि वो सिचुएशन काफी मुख्तलिफ है और ये सिचुएशन काफी मुख्तलिफ है। लेकिन मतलब गाड़ी आपके ड्राइववे में खड़ी हुई, आप कहते हैं यार ये गाड़ी आपकी हुई, उस लिहाज से PTI को भी उस रिवायत को याद करते हुए मुस्लिम लीग नवाज को पहले मौका देना चाहिए जी, तुसी कोशिश कर लो साड़ी खैर है, वो उसके बाद फिर हम बना। लेकिन ये मेरे ख्याल में वो कहना ये चाह रहे बेसिकली, तो मुझे लग रहा है हमजा शहबाज ने आखिरी दफ़ा इमरान खान की तरफ कहा है, फिर मैं नहीं समझा, मतलब यही है कि फिर तुसी बना लो। तो इसमें जो है अब उन्होंने ये भी कहा है बहरहाल कि जनाब ये मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन था, और ये था और वो था। अभी पीपल्स पार्टी की 6 सीटों पे अभी तक को पता नहीं लगा है पीपल्स पार्टी के अगर वो ले भी लेगी नून तो इवेंचुअली जो है क्या फ़र्क पड़ेगा नून की। लेकिन जितनी तहरीक इंसाफ मेहनत कर रही है पंजाब में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद, उसके बावजूद मियाँ असलम इकबाल ये आगे नहीं बढ़ने वाले। तो सर आप बता दें 1 मिनट, नहीं बस नहीं सीरियसली तो आई मीन ओके कंटिन्यू प्लीज। यार जो नाम है जी जिनमें सबसे पहला नाम तो नहीं अलीम खान है, लेकिन अलीम खान के साथ बहुत सारे यास्मीन, ओके यास्मीन राशिद, गुड चॉइस। देखें बहुत अच्छा मौका है, बेच दो इससे पहले कि बाजार गिर जाए। 10 बिलियन में सौदा इसलिए बुरा नहीं है कि IMF से ये बेल आउट पैकेज लेने जा रहे हैं 12 बिलियन डॉलर, 2 हैं। हाँ 10 बिलियन नकद अगर आ रहे हैं तो IMF से फिर सिर्फ 2 बिलियन डॉलर लेने पड़ेंगे। और सर बेस्ट पार्ट इज तो पाकिस्तान इस 10 बिलियन को आपने वापस भी नहीं देना। तो हाँ नहीं, और आप सऊदी अरब को कह सकते हैं अच्छा जी हम मान रहे वो 15 दे दें, तो हाँ नहीं अमीन 15 दे दो तो अजीम तर कौमी मफाद में मेरा ख्याल है सभी मान जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि अगर 10-12 होते तो हम चीन में जाके सीपैक बना लेते हैं। अगर काश ये खबर जो है सही होती, लेकिन मसला ये आजकल खबरें जो है ना व्हाट्सएप पे आती हैं और क्या होता है फॉरवर्ड एज रिसीव करके जो ना इधर चली जाती है। व्हाट्सएप पे आने वाली क्या हर खबर गलत होती है? ज़्यादातर नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सी खबर सही होती है? चलिए आप बताएं। 25 को इलेक्शन हुए, हाँ 10 तारीख से इस्लामाबाद के सहाफ़ी जो हैं वो बता रहे थे एनिया सीटां एदियाँ किस बुनियाद पे? व्हाट्सएप ग्रुप की बुनियाद पे, और वो ऑलमोस्ट वैसा ही आया। हाँ तो ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल आप रिजेक्ट कर दें। लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि खाली पेट पर फल खाने से कैंसर नहीं होता। ये भी व्हाट्सएप की खबर थी। मैंने कहा कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैंने तरदीद की। ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट में ये बातें कर रहा हूँ मैं
लोग शायद मतलब फल खाना छोड़ना सोए थे नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। खैर अब 10 बिलियन की खबर अगर आप सुन ले फिर किसको नींद आएगी। मतलब मुल्क के लिए इतना बड़ा ये वो बूस्ट होगा कि आपको फ्री के $10 बिलियन मिल जाए, और साथ ही चीन भी दे रहा है एक दो के भाई हमसे भी ले लो। चीन अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप $100 बिलियन दे रहा है, लेकिन वो छोड़ दो। अच्छा नहीं यार, हाँ खैर वो तो चाइना के डॉलर होंगे, वो तो चलेंगे ही नहीं, वो एक अलग बात है। खैर एनीवेज, तो अब नून के ऊपर जाहिर है आप भी मेरे साथ जो है सोर्सेज से मिलते हैं आप बड़ी सोच से मिल गए आप लोग। लास्ट मिनट है ब्रेक के लिए, मेरे ख्याल में पहले IMF का साथ ही डिस्कस कर ले, फिर अगले में हम वो वाकया सुना देते हैं। डिस्कस करेंगे IMF का। माइक पोम्पियो ने कहा जी हम देख रहे हैं कड़ी नजर के साथ, अमेरिकी वजीर खारजा पाकिस्तान को नहीं देना। अच्छा मेरी जो बात हुई है, एक तो पाकिस्तान ने अभी तक IMF की जो डायरेक्टर है उनका भी बयान आ गया, उन्होंने कहा यार अभी तो उन्होंने भाई अप्लाई भी नहीं किया यार, एडवांस में धमकी क्यों दे रहे हो। दूसरा पाकिस्तान एंड US like many other countries are members of the state। अमेरिका की धौंस ज़्यादा जो है वर्ल्ड बैंक पे चल सकती है, बट IMF जो है एज पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन वो रिफ्यूज नहीं कर सकता, ठीक है। वो और पाकिस्तान के साथ रिफ्यूज का मसला नहीं है, लेकिन बॉस नहीं वो तो कह रहे दे ही ना। हाँ नहीं, वो तो अभी कह रहे हैं कि हम कड़ी नजर रखेंगे। देखो ये एक वार्निंग शॉट नहीं, उसने कहा ओए IMF उन्होंने कहा है कि हम कड़ी नजर इसलिए रखेंगे कि हमारे पैसे जो हैं हम नहीं चाहते कि चीन के कर्जे की किस्त उतारी जाए। बिल्कुल। अच्छा देखो बेसिकली यार, आई मीन इस पर हम अगले सेगमेंट में भी बात करेंगे मेरे ख्याल थोड़ी तफसील में, क्योंकि इस पर बात करनी चाहिए। देखो बेसिक टारगेट तो चाइना पाकिस्तान रिलेशन एंड CPEC की है। आई मीन दे आर डूइंग इट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ एंगल्स। बेसिक तो ये है, एंड एक लीवर ऑब्वियसली बनाना होता है कि जी अगर हम मुखालफत ना करें या हम टर्म्स एंड कंडीशंस सॉल्व्स लगा के IMF में आपसे तकड़ी ना करें, हमें क्या मिलना है, राइट। इज अ क्विड प्रो क्वो, ये तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, इसमें कोई मतलब दो राय तो नहीं है। इंटरेस्टिंग फनी मैं आपको बात बताऊं कि अभी यही पोम्पेयो साहब ने एक और ऐलान भी किया है कि जी हम ये मतलब CPEC तो अपनी जगह, हम एक इंडो पैसिफिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, और सीड मनी कितनी है उसकी $115 मिलियन। $115 मिलियन। ये तो हमारे रीजन में डॉलर्स का तूफान है। $115 मिलियन में तो आजकल CPEC का 2 वकील नहीं बनेंगे यार बॉस, क्या बात कर रहे हो। अच्छा मेरा मशवरा शहबाज शरीफ साहब को ये है वक्फे से पहले जी कि अब वो पंजाब हुकूमत बनाने की जो कोशिशें हैं वो तर्क कर दें, अपने आप को सेटल करें अपोजिशन के रोल में। इसलिए कि जो तुर्क सदर हैं उर्दवान साहब, उन्होंने भी इमरान खान को मुबारकबाद का पैगाम दिया है, और पता नहीं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी बाद में बात की। उन्होंने कहा कि आपको भी मुबारक हो, आप दूसरे नंबर पे आए। जी वो अब उसका पता नहीं क्या। अब मेरा ख्याल है अब अगर उर्दवान साहब ने फ़ोन कर दिया तो चिल करना, अब गेम वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के सितारे तो उरूज पर हैं, और नून लीग के सितारे ज़ाहिर है थोड़े गड़बड़ हुए हैं। नवाज़ शरीफ साहब जेल में हैं, मरीम नवाज़ भी जेल में, पीछे रह गए शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, और ये 64 अरकान नेशनल असम्बली के और 129 अरकान जो पंजाब असम्बली के हैं। तो 2 दिन से वो बैठे हुए हैं और डिस्कस कर रहे थे कि जनाब की किया जाए। तो उसके बाद आलम यह है दिलचस्पी का कि अभी मैं एक चैनल पे पढ़ रहा था कि जो सूबाई पार्लिमानी पार्टी का नून का इजलास हुआ है उसमें 23 अरकान गैर हाजिर थे। अच्छा, पार्टी बेचारी को कहना पड़ गया कि सर वो निजी मसरूफियात की वजह से इजलास में नहीं। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी मतलब 121 तो आए थे, मतलब उन्होंने बहरहाल कहा है वो वट एवर, और ज़ाहिर है जो गिन रहा होगा वो हम रिपोर्टर से अपने कंफर्म भी कर लेंगे। तो अब सीरियस बहस ये हुई कि जो जारहाना हमने पॉलिसी अपनाई, क्या उसका पार्टी को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ नून के अंदर सारे। और अब कुछ जो लोग जारहाना पॉलिसी के हामी थे, ज़ाहिर है परवेज़ रशीद हो गए फॉर दैट मैटर, और दूसरे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता साइड पे हो रहे हैं, और जो मोर जो कहते हैं कि नहीं जनाब हमें बना के रखनी चाहिए, जो डव्स हैं लाइक मुशाहिद हुसैन सैयद टाइप्स, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं हमें जो है उस लेवल पे नहीं अभी भी लेके जाना। जिसके एक छोटी सी आज मिसाल, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने कहा है हमज़ा शहबाज ने कि इंतखाबात में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद चाहते हैं कि जमहूरियत मजबूत हो। तो यानी वो जो ओथ ना लेने का वो तो पहले मरहले पे ही उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। बेचारे फजल रहमान साहब
मिस्ड कॉलें मारते रहे उन्हें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कह के गए थे मैं सर एक दिन दे दो, मैं 10 ना दूँ। तो अच्छा, इसमें कुछ जगह पे खासी वो भी हुई थी कि जनाब मसलन एक मूव ये चली थी कि सदर और 3 गवर्नर जो हैं, 3 सूबों के गवर्नर जो कि नून के हैं, वो इकट्ठे मिलके इस्तीफ़ा दे दें एज ए प्रोटेस्ट कि जनाब हम जो है ये जो इलेक्शन हुआ है। और आपने देखा कि सिंध के गवर्नर जो हैं मोहम्मद ज़ुबैर, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया भी और कहा, उस पर बड़ी लेदे भी हुई कि गवर्नर के वो जो, तो ये इनका एक प्लान बना था सबका कि हम जा कर के सदर से मिलते हैं। तो जो हॉकिश एलिमेंट थे उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि आप सारे मिल के रिज़ाइन करें ताकि मतलब इंटरनेशनल CNN टैब स्टोरी बनेगी हैं और मतलब इंटरनेशनल मीडिया पे भी हो जाएगा ये। अच्छा, सदर के पास ये वो इस्तीफे ये हाँ और क्या ये चीज़। तो सदर साहब के पास गए ममनून हुसैन, उन्होंने कहा जी सर ये सोचा है। तो ममनून हुसैन साहब ने कहा लेकिन मैं तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और आपको नहीं याद मुशर्रफ के बाद रफ़ीक तारड़ भी 2 साल तक सदर रहा था। उन्होंने कहा सर वो तो मार्शल लॉ था, मतलब ये तो अब पार्टी के लिए आप इतना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा थोड़े दिन ठहर जाओ। उन्होंने कहा की करना। उन्होंने कहा 17 अगस्त को एडिनबरा यूनिवर्सिटी ने मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री देनी है, तो पहले वो तो ले लूँ ना, मतलब तो उन्होंने कहा फिर ना समझिए। उन्होंने कहा यार तो मतलब कि इश्क़ ममनून में उन लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए। हाँ, इश्क़ ममनून यहाँ बैठता है, खैर जो भी आप तो कह दिया। तो सेम गोज़ फॉर जो KP के गवर्नर है ज़फ़र इकबाल झगड़ा, वो भी नवाज़ शरीफ साहब के पुराने साथी हैं। रफ़ीक रजवाना जो इनके पंजाब के गवर्नर, दोनों ने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जी, सियासत नहीं मतलब नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो है सूरत हाल बैठ गई, मगर अब जो है लेट ही गई है, लेट ही गई। तो लेटने में ये है कि जैसे हमने कहा कि हॉकिश एलिमेंट्स जो है वो पीछे होते जा रहे हैं, और ये हमें एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि नवाज़ शरीफ और मरियम जेल में है, जब तक वो बाहर नहीं आते तो दोबारा से वो जो है उसमें तेज़ी वो नहीं आ सकती। अब क्या मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी ठीक है नहीं है, उस पर तो ख़ासी बातें हो सकती हैं। बहरहाल उनका ख्याल ये कि जितना हमने अभी सिक्योर कर लिया कम से कम उसको रिटेन कर लें, और नेक्स्ट इलेक्शंस में जो भी होगा वो तब की तब देखी जाएगी। तो विच इज़ लाइक, तो यू वोंट सी नाउ बिगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह उस तरह करके। हालांकि जो हमें यही बताया गया कि पंजाब के अंदर जो UC लेवल पे, MPA लेवल पे खासा गुस्सा भी है कि जी हमारे साथ धांधली हो गई है और ये हो गया। तो सारी सूरत हाल में अब जो गोवा बनने जा रही है ग्रैंड अपोजिशन। हाँ, और यार ये देखो मतलब गोवा नाम रखा है आपने, मतलब मोदी का यार होने की भी हद होती है कि आपने अपने अलायंस का नाम भी किसी भारतीय रियासत की रखा है। इतना ऑब्वियस रखोगे यार, आज सही आपको गद्दार कहते हैं। आज वो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक शिकवा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि ये आर्मी चीफ साहब ने जो है वोट डालने के बाद इलेक्शन वाले दिन एक बयान दिया था कि दुश्मन ताकतों को हरा दें अवाम जो है ना, तो उसकी हमें वजाहत चाहिए। तो बहरहाल वजाहत कहीं और से तो नहीं आई, दिफाई तज्जियाकारों की जानिब से आगे के मौलाना साहब ये वो नहीं है। और वो मैंने ट्वीट वैसे पढ़ी आसिफ गफूर साहब की, उसके अंदर यही था कि एनिमीज़ ऑफ पाकिस्तान को हम जिनके डिज़ाइंस हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको आप शिकस्त दे दें। तो वो दुश्मन ताकतें वो मौलाना साहब दिल पे ले गए क्योंकि मैं दुश्मन मतलब बोला बिल्कुल। हाँ, तो उस पर तो मैं हूँ। हाँ, लेकिन अब MMA जो है वो तो अभी भी टिकी हुई है। JI तो हटी हुई है ना। हाँ, JI हट गई है, लेकिन आज उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। अब देखना ये होगा कि ये सारे ये जो 4-5 इख्तलाफात हैं उनके अलावा मतलब कोई इख्तलाफ नहीं। अब ये MQM का भी यही है कि MQM से जब राब्ते हुए दोनों ने किए, नून ने भी और PTI ने भी, तो MQM वालों ने कहा सर मतलब आपको तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख कर भी अगर आप हमारे पास आ रहे हैं तो फिर जो है नहीं। लेकिन देखो MQM के ना कोई आसान चॉइस नहीं है। आई मीन अभी थोड़ी देर पहले आप और मैं ही डिस्कस कर रहे थे एक और हमारे भाई के साथ, तो वहाँ पे यही बात हो रही थी कि यार देखो PP के साथ एडजस्टमेंट हो सकती है क्योंकि वो अंदरून सिंध और शहरी सिंध की एक डिवाइड बन जाती है ना यार, ये आपका है ये हमारा है। नून के साथ भी वही है क्योंकि उनका तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादा फड्डा है। नहीं, फड्डा अपनी जगह है, बट देखो एक दूसरे के स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को आप ऐसे नहीं डैमेज करते ना यार। फड्डा अपनी जगह, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। PTI ने तो कराची में सीटें ली हैं, इसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल चैलेंज, यू सी। तो ये तो लेकिन देखो एक जो वो आई है इलेक्शन कमीशन की कि कराची में खासी कम पोलिंग हुई है,
वो तो शायद हाईकोर्ट का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो हुआ है। पॉइंट इज कि इनका तो कराची में डायरेक्ट आमना सामना है ना यार। हाँ। मतलब पीटीआई ना नून ने कभी इतनी सीटें तो नहीं ली ना जितनी कराची में पीटीआई ने सीटें ली हैं। तो कैन यू से कि हाईकोर्ट इज आउट बट नॉट आउट? यार हाईकोर्ट ने तो मतलब अपने लोगों को ही नुकसान पहुंचाया है ना यार, और किसको पहुंचाया? मुझे तो ये लगता है। आपका कोई इस पे ताजिया? नहीं बस जी, ब्रेक ले। मुझसे साहब बोलने के मूड में नहीं। वेलकम बैक। हम पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि बर्मा के मजलूम रोहिंग्या मुसलमान, जिन्हें कि बर्मी बंगाली कहते हैं और बांग्लादेशी कहते हैं, कि ये आपके लोग हैं, हमारे नहीं हैं। वो हैं तकरीबन 5 लाख 6 लाख। लेकिन अब ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर 40 लाख इंडियन रोहिंग्या पैदा हो गए हैं। और ये बात खबर आउट हुई है मंडे को। ओके, ठीक है, कल। आसाम की जो शुमाल मशरक़ी रियासत है, जिसकी सरहदें बांग्लादेश से भी मिलती हैं, वहाँ बीजेपी की हुकूमत है। उन्होंने कहा जी कि हमारी सरहदें चूँकि इनसे मिलती हैं तो हर साल कोई 30 लाख से लेके 1 करोड़ तक बांग्लादेशी आ जाते हैं, अक्सर वापस नहीं जाते, तो हम हैं इनसे तंग हैं। लिहाजा बांग्लादेशियों को वापस भेजने के लिए हम एक आसामी शहरी है उसके डॉक्यूमेंट्स की छानबीन करेंगे, और जो गैर मुल्की शहरी होंगे दे आर आउट। क्या मसला है इसमें? तो उन्होंने इस साल फरवरी में और फिर बाद में 2 दफ़ा जो हैं 3 करोड़ 30 लाख की जो आबादी है रियासत की, उससे कहा जी डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएं कि आप, ताकि सबूत हो गया आप कितनी नस्लों से यहाँ आबाद हैं। तो वो आ गए डॉक्यूमेंट्स लेके। उनमें से 40 लाख लोग उन्होंने कहा जी कि आप मशकूक हैं, आप यहाँ के शहरी नहीं हैं। हालांकि ऑलरेडी वो इंडियन शहरियत है उनके पास, लेकिन चूँकि आपके डॉक्यूमेंट से हम मुतमईन नहीं हैं, लिहाजा आपको इंडियन शहरियत से महरूम कर दिया जाएगा। बिल्कुल। ये तो एग्जैक्टली यही काम जनरल नेवन ने बर्मा में 1982 में किया था कि रोहिंग्या जो बर्मी शहरी थे उन्हें शहरियत से महरूम कर दिया गया, जिसके बाद आज वो इस हालत में हैं। अच्छा, बांग्लादेश ने चूँकि वहाँ का डसा हुआ है, तो उसने एहतियातन पहले से कह दिया है कि भाई साहब आप जो ड्रामा कर रहे हैं हिंदुस्तान में वो करते रहें, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इनसे, ये बांग्लादेशी नहीं है। बांग्लादेशी नहीं है। नहीं, वो रोहिंग्यों के साथ यही हुआ ना उनके साथ। हाँ, एग्जैक्टली, कॉक्सेस बाजार। अच्छा, अब ये है मसला कि ये जो है नो डाउट कि गैर कानूनी तौर पे बांग्लादेशी आसाम में आते, इसलिए कि वहाँ चाय के बागात हैं, इंडस्ट्री वगैरह है, उसमें काम वाम कर। और ये जो बंगाली मुसलमान हैं, ये पिछले 100 साल से आसाम में हैं, अंग्रेज़ी राज से दार्जिलिंग चाय गार्डन्स वगैरह में मज़दूरों के तौर पे काम करने के लिए वहाँ बुलाया गया, फिर वो आबाद हो गए। तो अब चूँकि शक्लें मिलती हैं, लिहाजा आप किसी को भी बांग्लादेशी कह सकते हैं, बिल्कुल जैसे किसी भी रोहिंग्या को आप बांग्लादेशी कह सकते हैं। तो अच्छा, लेकिन अब तसल्ली भी साथ साथ चल रही है, शोर चूँकि मच रहा है, तो हुकूमत ये कहती है कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन 40 लाख लोगों को इन्हें एक मौका और दिया जाएगा। 28 सितंबर तक ये अपील कर सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट अगर है तो वो उससे मुतमईन कर सकते हैं हुकाम को। किन हुकाम को? जिन हुकाम ने इन्हें कहा है कि हम आपकी शहरियत के कागजात को मशकूक समझते हैं, उनके सामने अपील कर सकते हैं। ठीक है, वो जो भी फैसला करें वो किसी अदालत पे चैलेंज नहीं हो सकता। बहुत खूब। अच्छा, एक और बेहतरीन फिक्स मैच, एक और बेहतरीन कानून है कि फ़र्ज़ करें कि मेरी फैमिली में किसी एक मेंबर ने अगर किसी गैर मुल्की से शादी कर ली, तो मेरी पूरी फैमिली शहरियत से महरूम हो जाएगी। एक मैं अभी स्टोरी पढ़ रहा था, सादुल्ला अहमद हैं, उनका ख़ानदान कई नस्लों से आसाम में आबाद है, लेकिन वो बंगाली नजाद हैं। उनकी एक बहन की शादी एक बांग्लादेशी से हो गई, तो निकाह मनामे पे जो तारीख़ का जो फ़र्क था, उसकी बुनियाद पे जो स्पेशल ट्रिब्यूनल ने उसने फ़ैसला किया जी आप तो गैर मुल्की हैं, आप तो यहाँ कहीं ही नहीं। उनकी बहन को
शहरियत से महरूम किया गया और उसकी बुनियाद पे सादुल्लाह के पूरे ख़ानदान को इंडियन शहरियत से महरूम कर दिया गया। सादुल्लाह साहब कौन हैं? बकौल उनके 20 साल मैंने इंडियन एयर फोर्स में अपने मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी हैं। मेरे 3 भतीजे इस वक्त इंडियन आर्मी में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आज मुझे बताया गया है कि सॉरी आप इंडियन नहीं हैं, आप तो फॉरेनर हैं। ये सूरत हाल चल रही। जो उनके फैमिली के साथ भी हुए भारत के सदर फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं, अच्छा और हाँ। वो सदर थे, उनकी फैमिली के मेंबर्स को भी आउट कर दिया, हालांकि वो भारत के सदर रहे 74 से 77 तक। देखो ये होता और ममता बनर्जी आज उस पे जो है खासी चीखी भी है कि भाई यार मतलब अच्छा। तो अब ये है कि इन्हें कहा गया कि फिक्र की कोई बात नहीं, हतमी फहरिस्त जो है वो दिसंबर में जारी होगी, तो तब तक टेंशन नहीं लेने का। लेकिन ये बात बीजेपी ने अपने MLAs को नहीं बताई है। तेलंगाना के एक MP हैं राजा सिंह, उन्होंने क्या 1.5 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी आसाम में इनलीगल रूप से रह रहे हैं और आज NRC की बहुत ही अच्छी एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में तकरीबन 40 लाख लोगों को रिटर्न बांग्लादेश भेजने की ऐसी एक योजना बन रही है और उनको सेपरेटली भी रखा गया है और सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि उनको मतदान भी यानी वोट डालने का भी अधिकार नहीं दिया जाए। मैं चाहता हूं कि पूरे भारत देश के सभी मुख्यमंत्री इस चीज़ का सपोर्ट करें, इसका सहयोग करें। बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को, ये भारत देश के लिए खतरा है, ये विदेशी लोग हैं और विदेशी लोगों को विदेश में भेजने की आवश्यकता है। बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को वापस उनके राज्य में भेजने की आवश्यकता है, वापस उनके देश में भेजने की आवश्यकता है, ना कि भारत देश में ऐसे कीड़े मकोड़ों को रखने की आवश्यकता नहीं है। जी। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि बंगाली सिर्फ मुसलमान नहीं है, हिंदू भी बंगाली है। इस फहरिस्त पे आप इल्ला माशाल्लाह किसी का नाम नहीं, हिंदू का नाम नहीं है। कोई बांग्लादेशी हिंदू आसाम में आया ही नहीं, ऐसा तो ठीक है, हो ही नहीं सकता ये। अच्छा, ममता बनर्जी जाहिर है कि वो मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि उन्होंने पेशकश की है कि जो लोग इस ड्रामे के चक्कर में शहरियत से महरूम होंगे, हम उन्हें वेस्ट बंगाल की रियासत में पनाह देने के लिए तैयार हैं। बकौल ममता के कि ये नॉर्दर्न बंगाल के मुसलमान हैं बेसिकली, जो कि कई नस्लों से वहाँ आबाद हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें इंतखाबी सियासत का चारा बनाया जा रहा है चूँकि अगले साल इलेक्शन है। अच्छा, और सवाल ये कि बांग्लादेश जो है हमारे शहरियों को, इंडियन शहरियों को क्यों लेगा, लेकिन आपके दोस्त अर्नब गोस्वामी जो है वो इससे नहीं है। जाहिर। Good evening and welcome. Bangladeshis are foreigners. Bangladeshi Hindus are also foreigners. They must also be kicked out. Our motto has now got to be simple in 3 words. Bangladeshi go home. 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 I want Badruddin Ajmal to say one thing on my program tonight. मैं चाहता हूँ आप सिर्फ 3 शब्द हमारे प्रोग्राम पर कहे आज। बांग्लादेशी गो होम। आप आज कहिए प्रोग्राम पर बांग्लादेशी गो होम और मैं उस क्लिप को वायरल कर दूंगा। आप बोलिए इसको। आप सिर्फ बोलिए आज प्रोग्राम पर 3 शब्द बोलिए। आप बोलिए बांग्लादेशी गो होम। बांग्लादेशी वापस जाओ। डिक्टेट कीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। मैं कह रहा हूँ बांग्लादेशी गो होम। आप बोलिए। एक भी बांग्लादेशी अगर है तो आप बोलिए बांग्लादेशी गो होम। नहीं, मैंने सुना नहीं। बांग्लादेशी गो होम। बांग्लादेशी अखमर पोरा जुआ अखमी तो असमिया में भी बोलता हूँ। बांग्लादेशी गो होम। ये क्या तो ये आपके अर्नब के कुछ मद्दाहों ने ये जी फेसबुक पर ह्यूमन नाम से एक पेज है, तो उन्होंने बनाया, हमने नहीं बनाया, ये हमारे में अच्छा ये तो इंडियंस है, मतलब जाहिर है कि एक पार्टी है, दूसरी पार्टी है, कुछ भी कह सकते। अक़वाम मुत्तहिदा का जो ह्यूमन राइट्स का हाई कमीशन है
उसने इस पूरा जो प्रोसेस है जिस तरह से किया जा रहा है उस पर बहुत तशवीश जाहिर की है। उसने कहा है कि ख़तरा ये है कि अब जो आप नज़र सानी की अपील करवा रहे हैं, पहले इन्हें शरीयत से महरूम करके, तो वो अहलकार जो ऑलरेडी बंगालियों का चेहरा नहीं देखना चाहते और मुसलमान हो तो क्या कहने, तो वो जब उनके सामने जाएगा तो इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। लिहाजा आप ट्रेजिडी पैदा कर रहे हैं। वो पूरा जो जांच पड़ताल का ये जो अमल है, इसमें धांधली का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं, उड़ते उड़ते आई है कि अर्नब गोस्वामी साहब की भी जो अपनी फैमिली है, जो इनके जो वालिदैन और जो इनफैक्ट इनके जो ननियाल हैं, वो ईस्ट बंगाल से ही आए थे, यानी बांग्लादेश से। यानी बांग्लादेशी गो होम। हाँ, तो ऐसा ही है। वेलकम बैक। वक्त इतनी तेजी से गुजरता है कि कुछ चीज़ें जिनको 8-9 महीने हो गए होते हैं, आपको लगता है कि कल ही हुई। आहत तमीमी की अगर मैं बात करूं, फलस्तीनी बच्ची जिसको 8 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था, किस इल्ज़ाम में कि एक इजरायली फौजी को उसने लात मारी थी और थप्पड़। ये इल्ज़ाम नहीं था। नहीं, इल्ज़ाम नहीं था, लात मारी थी और थप्पड़, लात मारने और थप्पड़ मारने पर उसको जेल में डाला गया। पहले तो सेंटेंस बहुत लंबा था, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा कम भी किया गया। जेल में भी, और आपने इंटरोगेशन की वीडियोस भी देखी होंगी, हिरासत का सामना भी करना पड़ा। इजरायली कह रहे कि भाई तुम इन सब के नाम दो, नहीं तो हम तुम्हें जिंदगी भर जेल में रखेंगे। एक दूसरा जो है वो कहते हैं तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम जब बीत जाती हो तुम कैसे कपड़े पहनते हो। एक इजरायली सहाफ़ी ने भी कहा था कि इससे जब हम इंतकाम लेंगे वो हम बंद कमरों में अंधेरे में लेंगे, कैमरों से दूर। अच्छा, यूएन ने, सबने चीखा, एमनेस्टी वालों ने, ह्यूमन राइट्स वॉच, सबके सब किफायत। हाँ, अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बैनुल अक़वामी मीडिया ने सारी तो कवर की, इसकी थप्पड़ को भी कवर की। बहुत कम लोगों ने इस पर बात की कि उसको इतना गुस्सा आया क्यों। क्योंकि सिर्फ इस वाक़ये से कुछ एक माह पहले, हाँ कुछ चंद माह पहले, उसके 15 साल के जो कज़न है मोहम्मद तमीमी, उसको सर पे गोली मारी थी इजराइलियों ने, और उसके पूरी शक्ल अमेरिका से आया था करनी पड़ी। बिल्कुल। बहरहाल एतवार को आहत तमीमी रिहा की गई। अगेन फुल इंटरनेशनल कवरेज, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई। अच्छा, उनकी वालिदा को भी 8 महीने जेल में रखा था और कुल $3000 से ज्यादा फाइन्स भी देनी पड़ी। आप सोचें कि वेस्ट बैंक में आप रह रहे हैं, $3000 आपको देने पड़े। रिहाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि जाहिर है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है जेल में, कि एक तो कि मुझे कि दुनिया की कदर कैसे की जाती है, एक तो कि अपने आप के साथ आप अपने आप के साथ सॉलिटरी में कैसे आप रह सकते हैं, और दूसरा कि बाकियों के साथ कैसे काम किया जाता है, मतलब प्रिजन कम्युनिटी। और जाहिर है उसके साथ ये भी कहा कि लेकिन जब तक मेरी खुशी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक मेरे बाकी फ़लस्तीनी भाई और बहन भी जेल में हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आहत तमीमी एक छोटी सी जेल से निकलकर एक बहुत बड़ी जेल में दोबारा मुंतकिल हो गए हैं, और उस जेल का नाम है द वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक का क्या है कि पूरी एरिया के एक 650 किलोमीटर लंबी दीवार है, जिसकी हाइट है 8, ऊंचाई है 8 मीटर की। अंदर भी इसको छोटे छोटे इलाकों में तकसीम किया गया है, जिसके बीच में चेक पोस्ट हैं। अगर आप फ़लस्तीनी हैं, आप वेस्ट बैंक में रहते हैं, आपके पास एक परमिट होता है, हर चेक पोस्ट पे आपको वो परमिट दिखाना है। वेस्ट बैंक से बाहर जाने के लिए आपको एक स्पेशल परमिट मिलेगा, जो अब आहत तमीमी को कभी नहीं मिलेगा। ये ऐसे आप समझें कि आपको गुलशन से नाज़माबाद जाने के लिए आपको पासपोर्ट दिखाना पड़े, और वहाँ पे वो कहें कि नहीं जी आप वापस जाएं। जो इनकार्सरेशन रेट है, जेल में डालने की रेट, वो फ़लस्तीनियों की तो तकरीबन 100%। अच्छा, इनकी जो तस्वीरें वसीले बना रहे थे उनके साथ भी कोई ये दीवार पे जबरदस्त सलूक हुआ, बहुत ज्यादा। ये कुछ इटालियन आर्टिस्ट थे, और यही जिस दीवार का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, जो सेपरेशन वॉल जिसको कहते हैं, उस पर इन्होंने एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई, म्यूरल आहत तमीमी का। अच्छा, उनको एकदम गिरफ्तार किया गया किस चीज की, कि वैंडलिज्म। आप हमारी दीवारों को मश्क कर रहे हैं यार, आपको पता नहीं है इस दीवार पर मतलब कुछ लिखना मना है।
और फिर उनको बाहर भेज दिया गया और लाइफ टाइम बैन उन पर लग गए हैं कि आप अब कभी वापस। उनके साथ जो फलस्तीनी था उसे अभी पकड़ा हुआ है, वो तो गया बेचारा ना, वो तो उसका तो आप सोच सकते हो कि आर्टिस्टों पे इतना अत्याचार। आर्टिस्ट पर भी आपको याद होगा कि मेरा ख्याल है कि जब आहत तमीमी गिरफ्तार हुई थी तो एक इजराइली शायर ने उसके ऊपर एक शेर लिखा था और इतना वो 4 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकलना, कोई लोगों ने घेरा हुआ था कि तुम कौन हो, तुम किस तरह के गद्दार हो। उसकी जॉब भी गई एंड सो ऑन। यहूदी था कोई, यहूदी था, यहूदी शायर। फिर उसने माफी मांगी है कि सर आई एम वेरी 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 सॉरी। शेर व शायरी की बात हो रही है तो एक और है दरीन ततूर। जैसे ही आहत तमीमी रिहा हुई इसकी गिरफ्तारी की खबर भी आई। इसको 5 महीने जेल में डाला गया है। क्या जुर्म था? एक शेर लिखा और फेसबुक पर कर दिया। शेर सुनाओ सर। शेर वो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे पास है नहीं, लेकिन ये है रेजिस्ट माय पीपल रेजिस्ट देम, दे कॉल इट टेररिज्म तो आई कॉल इट रेजिस्टेंस। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तकरीबन कुछ ऐसा ही है। तो दे अगेन आहत तमीमी इज फ्री, लेकिन उसके जो बाकी जो तकरीबन 30-40 लाख फ़लस्तीनी जो रहते हैं वेस्ट बैंक में, वो दुनिया की सबसे बड़ी जेल में अभी भी। और गजा और गरब उर्दन 2 बड़ी जेलें हैं दुनिया की। बिल्कुल। चलिए जनाब, आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।